फर्स्ट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस. टॉपिक नंबर 1, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. एक्टिविज्म शब्द का मतलब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, फॉर दैट मैटर जुडिशियरी का इन्वॉल्वमेंट. और ये इन्वॉल्वमेंट कभी कभी एनक्रोचमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है. एनक्रोचमेंट कहां एनक्रोच हो रहा है, किसके फील्ड में एनक्रोच हो रहा है? इन द फील्ड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जुडिशियरी को एक्टिव या ओवर एक्टिव होना पड़ रहा है. जुडिशियल एक्टिविज्म हमेशा नेगेटिव नहीं होता. देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस. जुडिशियल एक्टिविज्म कभी नेगेटिव हो सकता है किसी ना किसी सेंस में, और कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है. लेकिन ये एक्टिविज्म और ओवररीच में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक्टिविज्म अगर लिमिट में रहे तो इट इज पॉजिटिव, लेकिन अगर एक्टिविज्म ओवररीच में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, दैट मींस जुडिशियल एक्टिविज्म हैज बिकम नेगेटिव. तो ओवररीच के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन है जो एक्टिविज्म के साथ नहीं है. ये न्यूज पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एक्टिविज्म क्या होता है. जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ जुडिशियल फिलॉसफी दैट मोटिवेट्स द जजेस to depart from the traditional precedent in favor of a progressive and new social policies. जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारा जुडिशरी काम करता है, क्या है ट्रेडिशनल वे? व्हाट इज द ट्रेडिशनल वे? ट्रेडिशनल वे ये है कि जब तक जुडिशरी के सामने कोई मैटर नहीं आता है तब तक वो कुछ नहीं करती है. जब तक till the time the matter comes before the court, तब तक जुडिशरी कुछ नहीं करती. Once the matter in the court, उसके बाद जुडिशरी का रोल शुरू होता है. That's the traditional way. That's the traditional thing. आज के तारीख में हमें उस ट्रेडिशनल वे को छोड़ना पड़ेगा so as to achieve a progressive and a new social policies. प्रोग्रेसिव और न्यू सोशल पॉलिसीज की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा. क्यों बढ़ना पड़ेगा? बिकॉज ये प्रोग्रेसिव और न्यू सोशल पॉलिसीज सरकार नहीं कर रही है अपना काम, एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही है अपना काम, इसीलिए ये एक्टिविज्म का जरूरत पड़ रहा है. जुडिशियल एक्टिविज्म इज मैनिफेस्टेड व्हेन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिकम्स an activist and compels the authority, which authority? Either executive or the legislatures authority to act, and sometimes it also direct the government policies and also the administration. बहुत क्लियर है ये? The instances of judicial activism by Supreme Court, for example, the new policy to handle the drought. सूखा जब पड़ता है गवर्नमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सरकार ने नहीं बोला, ये किसने बताया? ये जुडिशरी को बताना पड़ा, बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज क्वाइट. Directing the center to set up a bad loan panel. The government should have done this before the Supreme Court directs it to do so. Bad loan NPA. इसके लिए सरकार को पहले ही कदम उठाना चाहिए था, सरकार नहीं कर रही है. इसके लिए जुडिशरी को प्रूफ फोर्स करना पड़ रहा है सरकार को कि सरकार आप बनाओ. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ओवररीच देन? ओवररीच का क्या मतलब? इट्स अ थिन लाइन बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवररीच. एज आई वाज टेलिंग यू, द मोमेंट यू end up into the negative connotation of activism, it becomes overreach. The judicial overreach refers to an extreme form of judicial activism, exactly that I was talking about, where the arbitrary and unreasonable interference is being made by the judiciary in the domain, in the field of legislatures and executive. This is a situation where the court encroaches upon the role of the legislature and by that making a laws. Instances of judicial overreach by the Supreme Court are as follows. Number 1, the invalidating the National Judicial Accountability Commission Act, NJAC को जब इनवैलिड कर दिया था, that is a part of overreach. ठीक है, हालांकि वो जरूरत था. अगर NJAC के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे. ये एग्जाम्पल के लिए याद रखना. नेक्स्ट, न्यूज में क्यों है ये टॉपिक? द एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट staying implementation of 3 farm laws was seen by many as an act of judicial activism or overreach. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर लॉ या फार्म लॉ जो बनाया गया है उसके ऊपर बैन नहीं लगाया है, लेकिन उसको स्टे कर दिया है. अभी जो स्टे कर दिया है तो इसको कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्टिविज्म या ओवररीच. किसी किसी के लिए लगता है वो एक्टिविज्म है, किसी किसी को लगता है ये ओवररीच. ओके, तो मेन टॉपिक ये था कि जुडिशियरी कई बार अपना काम करते करते एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम भी करती है. इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं या जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं. अब बात हम लोग ये कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है. मतलब कि एक आदमी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लोग लॉ बनाते हैं, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं. एक ग्रुप है जो लोग लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, हम उन्हें एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. और एक और ग्रुप है या एक और इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी. वो इन दोनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस क्रिएट करके रखता है. लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवररीच में ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो प्रिंसिपल है, दिस गेट वायोलेटेड. क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे.
लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी इंटरफेयर करता है इन द वर्क्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब सवाल यह कि ऐसा क्यों करती है जुडिशरी? सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि देयर इज एन एसिमेट्री ऑफ पावर। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल ब्रांच ऑफ द गवर्नेंस। ये जो तीन ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल ब्रांच ऑफ द गवर्नेंस। इट्स एवरी जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन द अदर टू ब्रांचेस। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट एनक्रोच करने की हिम्मत और बूता रखता है। दूसरा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL. The introduction of the concept of public interest litigation did away with the doctrine of locus standi. मैं बताऊंगा अभी locus standi का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये सेंटेंस खत्म करते हैं। PIL permitted any member of the society to file a case for appropriate directions against any injustice. Consequently, the expectation, this is the word, expectation of the public went high. मतलब यह है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो A और B के बीच में मैटर है और B ने A को कभी मारा था और बी इज द इंज्योर्ड पर्सन। अब ये इंजरी हुआ है, इसीलिए ए जो है कोर्ट में गया है जस्टिस लेने के लिए। लेकिन यहां पे ए गया है, क्या ए के अलावा कोई DEF जा सकता था जो उससे रिलेटेड नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्ट पूछता उस तीसरे या चौथे इंसान से कि क्या बी ने तुम्हें मारा है? नहीं। क्या तुम ए के रिश्तेदार हो? नहीं। क्या तुम ए के दोस्त हो? नहीं। तो आप किसी भी तरीके से पार्टी से रिलेटेड नहीं हो? नहीं। तो फिर क्यों आप केस करना आए हो? जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो लोग इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जिनको जस्टिस चाहिए, केवल वही आएगा और कोई नहीं आ सकता उनके बिहाफ में। दैट इज द लोकस स्टैंडाई, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। लेकिन PIL जो है इस लोकस स्टैंडाई वाले चीज को डन अवे विद कर देता है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे मान लो सिमिलर सिचुएशन में बी जो है, जो मारता रहता है लोगों को, बी जो है ये एक गुंडा है, बी इज ए गुंडा और ये हफ्ता वसूली करता है। आज एक के साथ हफ्ता वसूली करते हुए मारामारी करा है, कल को डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ कर सकता है ना। तो ये जो डी, ई और एफ आए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, PIL फाइल करने के लिए, वो इसी उद्देश्य से आए हैं क्योंकि ये एक पब्लिक इशू है। हफ्ता वसूली का जो ये जो घटिया चीज है, ये जो अनसोशल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, ये जो गुंडे हैं, ये इंटायर चीज आज भी सफर कर रहा है। हो सकता है कल को हम करें, परसों हम करें। तो ये चीज जो है एक पब्लिक इशू बन जाता है। और पब्लिक इशू, आप किसी भी पब्लिक इशू को जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में आकर के केस फाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्फेक्टेड या आप वो इंटरेस्टेड पार्टी हो, मतलब खुद चोट खाने की जरूरत नहीं है। दूसरे का चोट से भी हम सोच सकते हैं कि अगला चोट हम पे हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक इशू है, हमको अभी जाके कोर्ट में PIL फाइल करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कोई भी आदमी, पब्लिक, जो भी पब्लिक है, वो उसमें से कोई भी, भीड़ में से कोई भी शक्ल उठा लो, वो जाकर के कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि कोर्ट जो है वो ठीक राय देगा। इसीलिए भी जुडिशरी का दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, दायित्व बढ़ जाता है कि वो ऐसे काम भी करें जो कि नॉर्मली सरकार के लेजिस्लेचर या सरकार के एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, वो नहीं कर पाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को इन अदर वर्ड्स एनक्रोच करना पड़ता है, एक्टिविज्म दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट, अदर ऑर्गन्स जो सरकार के हैं वो बहुत ही लैक्स फंक्शनिंग है, मतलब वो बहुत ही लेजी तरीके से काम करते हैं। द लैक्स फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मे रिजल्ट, यहां पे एक शब्द है मे रिजल्ट इन करप्शन, इन डिले, non-responsiveness, inefficiency in the governance. These things create a vacuum, एक स्कोप देता है जुडिशरी को, vacuum in the governance. And in most of the cases ये वैक्यूम को फुलफिल करने आती है सुप्रीम कोर्ट। एक एग्जांपल दिया गया है 1997 विशाखा गाइडलाइंस। इस पूरे मुद्दे में एक चीज यह है कि जैसे मान लो लड़कियां, जो लोग काम करती हैं ऑफिसेस में, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता रहता है। और ये 1997 में विशाखा केस में भी एक सेक्सुअल अब्यूज का ही केस है, एक सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस, ये हुआ था। अब दिक्कत की बात यह है कि 1997 से पहले कोई भी केस ऐसा नहीं आया है जिसमें, कोई भी लॉ ऐसा नहीं आया है जिसमें सरकार ने इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस किया हो। ऐसे क्राइम्स पहले भी हो रहे थे, लेकिन सरकार सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस ये कभी भी जो है एड्रेस नहीं कर पाई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ा। इसलिए 1997 में विशाखा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दिया, जिसको फॉलो करना अब पड़ेगा, और उसी गाइडलाइन के बेसिस पर आगे चलकर सरकार ने लॉ बनाया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वैक्यूम को फिलअप करती है, सरकार के लूप होल्स को फिलअप करती है। लेकिन दिक्कत कहां है? कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स क्या है? दो through the judicial activism, the Supreme Court has done a tremendous amount of good work. However, in other cases there are certain excuses. क्या है कि कई बार judiciary has used excess of powers, और इसी चक्कर में क्या हुआ है, there are certain examples of overreach जो कि कुछ कंसर्न रेज कर देता है, जैसे अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये बिल्कुल करता है। दूसरी, नेग्लिजेंस ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्या मतलब है? द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज अ चैलेंजिंग वन। दिस इज बिकॉज देयर वर्क डिपेंड अपॉन 4F। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम डिपेंड करता है 4F पे। क्या? फंड, फंक्शन, फ्रेमवर्क एंड फंक्शनरी। ये 4 फंक्शन जो है, ये 4F जो है, ये एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है ओवर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेकिन ये 4 डिफिकल्टीज, ये 4F
एज ए हिंड्रेंस, ये जुडिशरी के सामने नहीं है। तो जुडिशरी को ये बात समझनी चाहिए कि ये लोग काम अपने मन से ही नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट these two agencies of the governance is facing। ठीक है, नेक्स्ट, द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है। आज कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर गलत काम कर दे तो ये अकाउंटेबल होते हैं जनता के सामने। जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं है जनता के सामने। सो जुडिशरी इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, और इसीलिए ये एक रिस्क हो जाता है अगर कंप्लीट छूट जुडिशरी को दे दी जाए तो। Therefore, there is a threat to the credibility of the judiciary। ठीक है, समझ में आ गया। कंक्लूजन क्या हो सकता है, वे आउट क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट हैज ऑन मेनी ओकेशंस हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। मतलब हमें 3 शब्द जानने हैं। पहला, जुडिशियल एक्टिविज्म, जब जुडिशरी एक एक्टिविस्ट का रोल प्ले करती है और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी को ओवररीच भी नहीं करना है, क्योंकि उससे एक नेगेटिव तस्वीर बन जाती है। अब ये एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच का जो थिन लाइन है जिसको मेंटेन करना है जुडिशरी को, और वो नाम है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, JR। तो JA करना है विथ JR, एक्टिविज्म विथ सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्ट्रेंट भी होना चाहिए। दैट्स द कंक्लूजन। इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म इज अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज इन द डोमेन ऑफ लेजिटिमेट जुडिशियल रिव्यू। हाउएवर, इट शुड नॉट बी अ नॉर्म, नॉर इट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल ओवररीच। स्पेसिफिक केसेस में जब जरूरत पड़े तभी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, अन्यथा ये मिसयूज हो सकता है। तो दैट इज द टॉपिक। इस टॉपिक पे इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।